कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 34वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 34वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। ग्रेट वीडियो सर, थैंक यू। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना अगला कमेंट लेते हैं। सर, अगर हस्बैंड 498A में बरी हो जाए तो क्या हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देगा? तो देखिए, अगर 498A के केस में वही आरोप लगे हैं जो 125 CRPC में आरोप लगे हैं, यानी दोनों में सेम आरोप है, तो ऐसे में 498A का भी केस चल रहा है, 125 CRPC का भी चल रहा है। तो 125 CRPC का केस जल्दी फाइनल हो जाता है, उसमें जल्दी ऑर्डर आ जाता है। 498A लंबा चलता है, तो ऐसे में मान लीजिए मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है 125 CRPC में, और ऐसे में उन्हीं आधारों पे जो 125 CRPC में लगा है 498A में लगा है और 498A से आप बरी हो जाते हैं, तो ऐसे में अब आपको मेंटेनेंस केस में 127(2) CRPC के अंतर्गत भत्ते में परिवर्तन कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र देना होता है। वहां पे अपने तर्कों को देना होता है कि देखिए जज साहब, जो भी मेरे ऊपर 125 CRPC में आरोप लगे थे वही आरोप 498A केस में भी लगे थे। जब 498A केस में उन आरोपों का गहन जांच किया गया, बारीकी से देखा गया, सारे सबूतों को लिया गया, तो मैं वो सारे झूठे पाए गए और उन्हीं सब के आधार पे मेरी जो पत्नी है वो मेंटेनेंस प्राप्त कर रही है। तो ऐसे में अब मैं उन्हीं आरोपों से बरी हो चुका हूं जिन आरोपों को लगा के मेरी पत्नी भरण पोषण प्राप्त कर रही है। तो ऐसे में मेरी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही मुझसे अलग रह रही है। इस तरह का जज साहब के पास आपको एक प्रार्थना पत्र देना होता है। फिर जज साहब को लगता है तो जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ होगा, जो पत्नी प्राप्त कर रही होगी, उसे जज साहब बंद कर देंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, यदि चार्जशीट कोर्ट में जाने के बाद रेगुलर बेल लेने जाएं तो क्या उसी दिन मिल जाएगा और जेल भी भेज दिया जाएगा और इंटरिम बेल दिया जाएगा मीडिएशन के लिए? यदि मीडिएशन फेल हो जाए तो जेल भेज दिया जाएगा। देखिए, 498A के केस में जब रेगुलर बेल कराने हस्बैंड जाता है तो ऐसे में जज साहब जो होते हैं वो इंटरिम बेल दे देते हैं, यानी कुछ दिनों के लिए बेल दे देते हैं और फिर फाइल को मीडिएशन सेंटर में भेज देते हैं। फिर वहां पे मीडिएशन सेंटर में वाइफ और हस्बैंड का मीडिएशन कराया जाता है, काउंसलिंग कराया जाता है, और उसके बाद जब मीडिएशन हो जाता है 2-4-10 दिनों में, उसके बाद मीडिएशन की रिपोर्ट फिर आती है कोर्ट में। तो ऐसे में अगर मीडिएशन अच्छा हुआ होता है, बेहतर होता है, उससे फायदा मिलता है, दोनों पार्टी में कंप्रोमाइज हो जाता है, वाइफ तैयार हो जाती है कहने के लिए कि हाँ हस्बैंड को बेल दे दिया जाए, जमानत पे छोड़ दिया जाए, तो हमारा कंप्रोमाइज हो चुका है, तो ऐसे में तो आपको तुरंत जमानत मिल जाती है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। अगर वाइफ आके कोर्ट में विरोध करने लगती है जमानत का कि हमारा कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, हस्बैंड को जेल भेजा जाए, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आपको जेल ही भेज दिया जाएगा। फिर आपके मामले के फैक्ट्स को देखा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर बेल मिलने का उचित आधार होता है तो बेल दे दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि 1-2 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत होती है 498A के केस में। कहीं बेल मिल भी जाता है, कहीं नहीं भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मैंने यही देखा है कि 1 से 2 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, आपने सजेस्ट किया था कि आपकी प्लेलिस्ट को रेफर करें तो नो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन फेवर ऑफ हस्बैंड फॉर सेक्शन 24 इंटरिम मेंटेनेंस, बट आपकी लिस्ट में सेक्शन 125 की वीडियो हैं, नॉट फॉर सेक्शन 24। प्लीज़ असिस्ट बाय शेयरिंग फ्यू लिंक्स और जजमेंट डिटेल्स। देखिए, अगर आपको नहीं मिले हैं सेक्शन 24 के जजमेंट जो है मैंने वीडियो बनाया है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, या फिर अभी मैं कुछ और नए जजमेंट डाल दूंगा जल्दी ही चैनल पे अपने, उन्हें आप देख लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मैं अब यही प्रयास कर रहा हूं कि सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित कुछ जजमेंट डाल दूं।
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर अगर वाई 25 लाख से 4 लाख पे आ गई है एल मनी के लिए तो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि उसने मुझ पे जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो मेरे रिलेटिव को बोल दिया, उससे मेरी मानहानि हुई है, उसके पास सबूत नहीं है, इसीलिए वो कंप्रोमाइज़ कर रही है। अब तो देखिए, अगर आपकी जो वाइफ है 25 लाख की मांग कर रही थी, अब 4 लाख रुपए पे आ चुकी हैं और उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप केस लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर आप केस लड़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं केस से बरी हूं, लड़ूं, तो ऐसे में आप केस लड़ सकते हैं। आप चाहते हैं कंप्रोमाइज कर लूं, आपसे केस अब नहीं लड़ा जा रहा है, तो ऐसे में आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या करना चाहते हैं। केस झूठा है तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उसमें आज नहीं तो कल तो आप बरी हो ही जाएंगे। हाँ, थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, लेकिन बरी हो जाएंगे। बाकी लड़ना है कि नहीं लड़ना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जाके अपने वकील साहब से कहेंगे कि मुझे केस नहीं लड़ना है, मैं कंप्रोमाइज करना चाहता हूं, तो वो कंप्रोमाइज करा देंगे। आप जाके उनसे कहेंगे कि मुझे केस लड़ना है, मैं केस लड़ना ही चाहता हूं, तो वो आपका केस लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के ऊपर निर्भर करती है कि कंप्रोमाइज करना है कि केस लड़ना है। इसमें कोई नहीं कुछ बता सकता, ये आप सोचिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर 498A में एक व्यक्ति पे कितने जमानतदार लगते हैं? मेरा केस यूपी में है, तो क्या यूपी के ही जमानतदार चाहिए? तो देखिए, 498A के केस में जमानत लेने के लिए 2 जमानतदारों की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए, आपका केस यूपी में है, तो देखिए नियम तो ये है कि जमानतदार जो होते हैं वो कहीं के भी हो सकते हैं, बस उनके नाम से प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ जज ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि हमें लोकल के जमानतदार चाहिए या फिर हमें इसी स्टेट के जमानतदार चाहिए, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। लेकिन नियमतः तो जो जमानतदार हैं वो कहीं के हो सकते हैं। बाकी एक बार आप पता करिएगा, अगर जज साहब सही होंगे तो ऐसे में कहीं के भी जमानतदार ले लेंगे, फिर उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। बाकी कुछ ही ऐसे जज होते हैं जो कहते हैं हमें लोकल के चाहिए या फिर हमें अपने ही स्टेट के चाहिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर तलबी बहस लगभग कितने डेट में पूरी हो जाती है? तो देखिए, जब 200 सीआरपीसी का स्टेटमेंट हो जाता है, उसके बाद 202 सीआरपीसी का स्टेटमेंट हो जाता है, उसके बाद 204 सीआरपीसी का नंबर आता है जिसमें जज साहब को तलबी करनी होती है। अब तलबी 1 दिन का बहस होता है जो सिर्फ मात्र 2 से 3 मिनट 4 मिनट का ही होता है, जिसमें जो केस का फैक्ट होता है, यानी किस दिन घटना हुई, क्या क्या घटना हुई, कौन कौन मारा, कौन कौन देखा, कौन कौन गवाह थे, इन्हीं सब बातों को शॉर्ट में बता देना होता है। तो 2 से 3 मिनट की बातें, अपनी तर्कों को अपने कोर्ट के समझ रखना होता है वकील साहब को। तो ये 1 दिन में फाइनल हो जाता है। जब तलबी बहस हो जाती है उसके 4-5 दिनों का एक डेट लगता है ऑर्डर का। जिस दिन ऑर्डर का डेट लगा होता है उस दिन ऑर्डर आ जाता है। अगर जज साहब को लगता है कि हाँ मामला बन रहा है, इन आरोपियों के ऊपर ये धाराएं लग रही है, तो ऐसे में जज साहब जो होते हैं वो धाराएं और वो आरोप लगा के और उसके बाद समन भेज देते हैं, आरोपियों को ऑर्डर कर देते हैं। तो बस 1 दिन की प्रक्रिया होती है और कुछ ही मिनट का बहस होता है, कोई ज़्यादा लंबा आर्गुमेंट नहीं होता है इसमें। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर इन्वेस्टिगेशन में से घर वालों का नाम पुलिस ने निकाल दिया है, तो मेरे फैमिली मेंबर्स वाइफ के ऊपर और फैमिली पे कौन सा केस कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, अगर 498A के FIR हुआ था और उसमें से चार्जशीट से पुलिस ने आपके घर वालों का नाम निकाल दिया है, तो ऐसे में आप सिविल कंपनसेशन के लिए केस कर सकते हैं, यानी क्षतिपूर्ति के लिए केस कर सकते हैं कि आपका इतना पैसा खर्च हुआ, उन लोगों की इतनी बदनामी हुई। लेकिन अगर ये चीज़ आप तुरंत बात कर देते हैं तो ऐसे में होता ये है कि जो पत्नी होती है फिर नाम जुड़वाने के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दे देती है, और जब कोर्ट देखता है कि जो हस्बैंड साइड से लोग हैं उन्होंने भी केस कर दिया है, कंपनसेशन मांग रहे हैं, तो ऐसे में जो जज साहब होते हैं फिर नाम जुड़ने का आदेश कर देते हैं या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर देते हैं। तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ अभी मत करिए, जब केस फाइनल हो जाए उसके बाद ही कुछ सोचिएगा। अभी करना बेहतर नहीं होगा, अभी दिक्कत आ सकती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं।
सर हस्बैंड 498A में बरी हो जाता है तो क्या वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर हस्बैंड ने ITR फाइल की हुई है जिन पे टैक्स नहीं लगता, अंडर 5 लाख वाली, और बैंक में सिर्फ सेल्फ कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन है। अब इस साल 2021-22 में बिजनेस बंद हो गया है तो क्या फिर भी एलिमनी देनी पड़ेगी? वाइफ अच्छा अर्न कर ले रही है, बच्चा भी हस्बैंड के पास है। तो देखिए, अगर आप बेरोजगार हैं, भिखारी हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि आप ये सब आधार दिखागे कि मैं बेरोजगार हूँ, कुछ कमाता ही नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ, भीख मांग के अपना भरण पोषण करता हूँ, ये सब कह के आप कोर्ट में पत्नी को भरण पोषण देने से नहीं बच सकते हैं। आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं है। जैसी आपकी हैसियत होगी, कोर्ट उसी के हिसाब से मेंटेनेंस का ऑर्डर करता है। अगर आप भिखारी हैं तो कम ही कमाते हैं, तो ऐसे में कम ही मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा। अगर आप बेरोजगार हैं, बिल्कुल नहीं कमाते हैं, तो भी अगर आपकी पत्नी है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। कोर्ट यही कहता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, वो आप पे आश्रित है। तो ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं तो भी कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप अपनी पत्नी को भरण पोषण दीजिए, उनका खर्चा चलाइए, कमा के लाइए और उनका खर्चा चलाइए। तो कुछ भी करिए, चाहे आप बेरोजगार हैं, भिखारी हैं, कुछ नहीं कमाते हैं, कुछ भी ऐसा हो, फिर भी आपको अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। ये पत्नी का अधिकार है। बाकी अगर आपकी जो पत्नी है वो आपसे ज़्यादा कमा ले रही है तो ऐसे में ये बात कोर्ट में साबित करिए कि आपकी जो पत्नी है वो सही पैसा कमा ले रही हैं, अच्छा कमा ले रही हैं, जिससे वो अपना खर्चा चला सकती हैं। तब आप भरण पोषण देने से बच सकते हैं। बाकी इस आधार पर कि आप कम कमाते हैं, 5 लाख रुपए से कम आपकी इनकम है, टैक्स नहीं देते हैं, तो इन सब आधारों पे आप भरण पोषण नहीं देने से बच सकते हैं। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार समझा चुका हूं। तो आशा करता हूं जो भी अभी तक आपके कमेंट थे उन सबका आपको जवाब मिल चुका होगा। तो आशा करता हूं इस प्रोग्राम के जरिए आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। एक बार फिर से मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।